Hello, good morning students. How are you? I hope all of you are fit and fine and enjoying our lecture series. जैसा कि बेटा हम 10th फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। अब तक हमने डिस्कस कर लिया इलेक्ट्रिक करंट के बारे में और ओम्स लॉ के बारे में। तो आज हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले देखिए बेटा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस वर्ड है, इसमें एक वर्ड छुपा हुआ है, अगर आपको दिखाई दे रहा है रेजिस्ट। और रेजिस्ट वर्ड क्या होता है? रोकना, अपोज करना। रेजिस्ट वर्ड क्या होता है? रोकना, अपोज करना। मींस कोई ऐसा एलिमेंट है जो अपोज कर रहा है। और अपोज बेटा किसका करेगा? जब भी हमने बैटरी लगाई एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में तो उसके अंदर एक करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट को जो अपोज करने वाला एलिमेंट है वो क्या है हमारे पास? रेजिस्टेंस। आज हमें उसके बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमने रेजिस्टेंस के जो अंदर एक वर्ड छुपा हुआ रेजिस्ट, उसका मींस क्या है? अपोज करना। अब हम ऐसा समझते हैं जैसे हमारे पास सिंपल हम बात करें, ये हमारे पास एक रास्ता है, हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है। अगर हम एक तो हम इस रास्ते से जाएं और एक हम इस रास्ते से जाएं, ए से बी तक इस रास्ते से जाएं, तो बेटा किस केस में हमें ज्यादा अपोजिशन फील होगा? सेकंड केस में। तो इसीलिए यही सिंबल है रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस का बेटा सिंबल क्या है? ये सिंबल है। मींस इस केस में हम भाग के निकल जाएंगे, लेकिन इस केस में हमारी स्पीड कम हो जाएगी। सेम फिनोमिना इलेक्ट्रिकल सर्किट में होगा। अगर यहां से करंट फ्लो करेगा तो करंट फास्टली निकल जाएगा और यहां करंट स्लो डाउन हो जाएगा। तो करंट को जो स्लो डाउन करने वाला एक हमारे पास एलिमेंट है, ये उसको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। ठीक है। तो अब देखिए रेजिस्टेंस के हमने वर्ड का मीनिंग कंप्लीटली डिस्कस कर लिया, समझ लिया। अब हम ये देखना चाहते हैं कि रेजिस्टेंस किस किस पर डिपेंड करेगा। इससे पहले हमने रेजिस्टेंस कल हमने पढ़ा, कहां से आया? ओम्स लॉ से। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? ओम। लिखेंगे बेटा कैसे? ऐसे लिखेंगे, ये सिंबल, इस सिंबल को हम क्या कहते हैं? ओमेगा। ठीक है। चलो अब हम प्रोसीड करते हैं कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले एक ये देखिए, एक हमारे पास एक वायर है, ये एक वायर है, एरिया ए है, लेंथ L1 है। और एक और वायर है जो हमारे पास सेम एरिया का है, एरिया इसका भी ए है बेटा, लेकिन इसकी लेंथ कितनी है? L2, लेंथ L2 है। अब देखो कोई भी वायर है वो किससे बना हुआ? मटेरियल से बना हुआ, तो इसके अंदर एटम्स प्रेजेंट है, बहुत सारे एटम्स, और इलेक्ट्रॉन्स भी बहुत सारे, लार्ज अमाउंट में। तो जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, अगर हम कह रहे हैं कि एक इस केस में करंट है और एक इस केस में करंट है, करंट क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम। एक तो बेटा इस केस में फ्लो होगा और एक इस केस में फ्लो होगा, किस केस में अपोजिशन ज्यादा होगा? इस केस में ज्यादा कोलिजन होंगे, ज्यादा अपोजिशन होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर लेंथ कम है तो कोलिजन कम है, अपोजिशन कम है। अगर लेंथ ज्यादा है तो कोलिजन ज्यादा है, अपोजिशन ज्यादा है। और अपोजिशन का ही नाम क्या है? रेजिस्टेंस। इट इज क्लियर। चलो अब एक और देखते हैं। अब हमारे पास ये एक वायर है और एक ये वायर है, दोनों का इस बार हम लेंथ सेम ले रहे हैं और एरिया इसका हम कह देते हैं A1 एरिया है, इसका A2 एरिया है। तो किस केस में जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से निकल जाएगा? मींस क्विकली मूव करेगा, फास्ट मूव करेगा। इस केस में इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि जो एटम्स होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनके बीच में गैप होगा, तो वो वहां से निकल जाएगा। तो इस केस में कोलिजन कम होंगे, इस केस में कोलिजन ज्यादा होंगे, मींस अपोजिशन कम होगा। अपोजिशन कम किस केस में हुआ? जिस केस में एरिया ज्यादा है। एरिया ज्यादा है, अपोजिशन कम है, एरिया कम है, अपोजिशन ज्यादा है। मींस एरिया और रेजिस्टेंस अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम क्या कह देंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 कह देते हैं, ये इक्वेशन 2। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को इकट्ठा लिखें तो R क्या हो जाएगा हमारे पास? L/A। और जब भी फिजिक्स में प्रोपोर्शनल साइन होता है उसको हम एक कांस्टेंट के द्वारा हटा देते हैं, वो कांस्टेंट या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहां पर क्या है? रो। L/A। तो रो क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इसका एक और नाम है रेजिस्टिविटी।
एक और नाम क्या है बेटा, रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब एक चीज देखो, ये हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, रेजिस्टेंस किन किन पर डिपेंड करता है बेटा, लेंथ के ऊपर, एरिया के ऊपर, किस वे में डिपेंड करता है वो हमने देख लिया। अब एक बार हम इसको क्लियर कर देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों को इसकी डेफिनेशन याद करनी पड़ती है और हमारा मेन मोटिव है कि स्टॉप क्रैमिंग स्टार्ट लर्निंग। तो अब देखिए बेटा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, अगर हम ऐसा कर दें कि कोई भी एक वायर, मान लो यही एक वायर है, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, कोई भी हमारे पास अलग अलग वायर्स हैं, मान लिया एक वायर हमारे पास ये वायर है, एक हमारे पास एक और वायर बना देते हैं हम, एक और वायर बना देते हैं, ये तीन हमारे पास वायर है। इन तीनों की बेटा लेंथ 1 मीटर है, लेंथ 1 मीटर है और लेंथ 1 मीटर है, और एरिया तीनों का 1 मीटर स्क्वायर एरिया है। तो अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें तो लेंथ 1 हो गई, एरिया 1 हो गया, सॉरी हमने स्मॉल एल लिख दिया बेटा, यहां पर कैपिटल ए आएगा, एरिया। अब यहां से अगर हम उस फॉर्मूले में वैल्यू रखें तो आर रो, एल की जगह 1, एरिया की जगह 1, तो आर क्या आ गया, रो। मींस यहां से हमें डेफिनेशन बनानी है जिससे हमें याद ना करनी पड़े। देखो, कोई भी एक वायर है, ये तीनों वायर, इन कोई भी एक वायर जिसकी लेंथ 1 है और एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, मींस ए वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया 1 मीटर स्क्वायर, द रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी। तो यहां से बेटा एक सिंपल सी डेफिनेशन बन जाएगी कि रेजिस्टिविटी है वो एक वायर का रेजिस्टेंस है जब वायर की लेंथ 1 मीटर है और एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। तो इन वायर्स की जो रेजिस्टेंस है वही इनका क्या है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस ही क्या है, रेजिस्टिविटी। अब एक चीज देखो, अगर मैं ये कह दूं कि ये तीनों वायर अलग अलग मटेरियल से बने, मान लीजिए कह दें एल्यूमिनियम से, कॉपर से, ये किसी और से, एक्स वाई जेड से, तो क्या इन तीनों वायर का रेजिस्टेंस सेम होगा, नहीं होगा। मींस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी सेम नहीं है। अब रेजिस्टिविटी सेम नहीं है तो हमने तो लेंथ ले ली, एरिया सेम, लेकिन मटेरियल पर इनका रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है। मींस जो रेजिस्टिविटी है वो किस पर डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन मटेरियल। मटेरियल कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगी रेजिस्टिविटी, और किसी फैक्टर पर डिपेंड करती है, लेकिन वो 10th के सिलेबस में नहीं है, 10th के स्कोप में नहीं। ठीक है, तो अभी तक हमने जो देखा, एक और वर्ड देखो बेटा, यहाँ पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लिखा हुआ है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मींस स्पेशल केस में रेजिस्टेंस, और वो स्पेशल केस क्या है, लेंथ 1 मीटर और एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। जब हमारे पास लेंथ 1 मीटर है और एरिया 1 मीटर स्क्वायर है तो उस केस में रेजिस्टेंस ही रेजिस्टिविटी है, इसलिए इसका बेटा एक अलग से नाम हम रखते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्लियर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में एक और चीज, अगर हम यहां से इस फॉर्मूले में R इज इक्वल टू रो एल बाई ए है, अगर हम रो को एक साइड रखें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, आर ए वाई में एल। रेजिस्टेंस की बेटा यूनिट क्या होती है, ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर, तो हमारे पास क्या बच जाएगी, ओम मीटर। मींस जो यूनिट होती है रेजिस्टिविटी की वो क्या होती है, ओम मीटर। तो कुछ भी हमें याद नहीं करना है, सिर्फ हमने अपने स्टेप्स को फॉलो करना है और आप हर एक चीज को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। क्लियर। यहां पर बेटा मैं एक बात पर फिर से फोकस कर रहा हूं, फिर से हम उस बात के ऊपर फोर्स कर रहे हैं कि जो हमारे पास 3 अलग अलग वायर लिए, तीनों का रेजिस्टेंस अलग अलग आएगा, तीनों में से सेम करंट फ्लो नहीं होगा। मींस रेजिस्टेंस कम ज्यादा है, रेजिस्टेंस कम ज्यादा है तो रेजिस्टिविटी कम ज्यादा है। मींस जो रेजिस्टिविटी है वो किसकी प्रॉपर्टी है, मटेरियल की। मींस अगर हम यहां से लेंथ को और एरिया को इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। रेजिस्टिविटी सिर्फ कब चेंज होगी, जब हम वायर चेंज करेंगे। मींस हम मटेरियल ही अलग, एक वायर मान लो कॉपर का है और दूसरा वायर अगर हम एल्यूमिनियम का लेंगे तो रेजिस्टेंस चेंज, रेजिस्टिविटी चेंज होगी, वरना रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अब हम थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं। अब जो हमारे पास एक बहुत बार सीबीएसई बोर्ड में और एचबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आता है,
कि अगर हम लेंथ है, एरिया है, अगर हम उसको इंक्रीज डिक्रीज कर दें तो हमारे पास क्या होगा। दो टाइप के बेटा यहां से क्वेश्चन बनते हैं, एक तो रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करना है, पैरेलल में कनेक्ट करना है, और एक हमारे पास क्वेश्चन बनता है वायर को स्ट्रेच करें या कंप्रेस करें तो हमारे पास जो जो पुराना रेजिस्टेंस है वो कितने गुना इंक्रीज डिक्रीज होता है। पहले हम कॉम्बिनेशंस की बात कर लेते हैं ना, जो रेजिस्टेंस है उसके कॉम्बिनेशंस। तो बेटा दो टाइप के कॉम्बिनेशन हमें डिस्कस करने होते हैं, एक है हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन और एक हमारे पास क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा होता है, एक रेजिस्टेंस हमारे पास R1 है, एक रेजिस्टेंस R2 है, एक रेजिस्टेंस R3 है, मींस एक के बाद एक लगा रहता है, तो ये क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या होता है, एक रेजिस्टेंस R1 है, एक रेजिस्टेंस R2 है, एक रेजिस्टेंस R3। इसमें बेटा आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे और न्यूमेरिकल ही आएंगे, तो वो न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करना वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो हमने इसको बेटा एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, एक की लगा दिया, और यहां पर भी हमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया और एक की लगा दी। अब इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन है बेटा उसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, और इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम क्या बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बेटा एक चीज देखो, जो यहां से करंट जाएगा, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, मींस इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। अब जो करंट R1 से फ्लो करेगा वो करंट R2 से भी फ्लो करेगा और वो करंट R3 से भी फ्लो करेगा। मींस जब भी सीरीज की बात हो रही है, सीरीज में हमेशा I क्या रहेगा सेम, सीरीज में करंट क्या रहेगा सेम। अब वोल्टेज में देखो, यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल, यहां पर नेगेटिव। अगर मैं एक सेकंड के लिए मान लेता हूं ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो बेटा यहां का जो पोटेंशियल है वो क्या है VA, यहां का जो पोटेंशियल है वो क्या है VB। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या बेटा VA VB। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का भी क्या है VAVB, इन दोनों पॉइंट्स का भी क्या है VAVB। मींस इस पूरे वायर पर जो पोटेंशियल है वो VA है, तो यहां पोटेंशियल क्या है VA। इस साइड पूरे वायर पर जो पोटेंशियल है वो VB और VB। तो देखो जो पहला रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस भी वोल्टेज VAVB है, सेकंड रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस भी वोल्टेज VAVB है, जो थर्ड रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस भी वोल्टेज VAVB है। मींस पैरेलल के अंदर हमेशा वोल्टेज सेम रहेगा हर एक रेजिस्टेंस का, हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज प्रोवाइड करें वो सेम रहेगा। तो ये दो जो की पॉइंट्स हैं जो आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर दो रेजिस्टेंस में सेम करंट जा रहा है तो वो सीरीज में है, अगर सेम वोल्टेज है तो वो पैरेलल में। इसी बात से, इसी लॉजिक से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे जो आपकी बुक्स में किए हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। देखो जब भी हमने एक चीज देखी, एक हमारे पास होता है रेजिस्टेंस R और एक करंट फ्लो करता है। तो जब भी एक रेजिस्टेंस से करंट फ्लो करेगा तो वहां पर वोल्टेज प्रोड्यूस होता है V = IR। तो अब जब करंट इससे फ्लो करेगा तो यहां पर एक बेटा वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, कौन सा V = IR1। यहां पर भी वोल्टेज प्रोड्यूस होगा IR2, यहां पर भी वोल्टेज प्रोड्यूस होगा IR3। अब जो यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस, जो वोल्टेज हमने लगाया वो इन दो वायर्स के बीच में भी, मींस इस पूरे वायर्स के ऊपर अगर यहाँ VB है, यहाँ VA है, तो यहाँ भी हमारे पास VA है, यहाँ हमारे पास VB है। मींस जो VA VB है वो इन तीनों का सम ही तो है। मींस हम ये कह दें कि वायर जो हमने वोल्टेज लगाया वो V है, यहां से हमारे पास क्या मिला V1 V2 V3। मींस ये V1 है, ये V2 है और ये हमारे पास V3। अब एक चीज देखो, V हम मान लेते हैं कि इन तीनों रेजिस्टेंस को अगर मैं यहां से हटा दूं और एक रेजिस्टेंस लगा दूं तो वो भी वही काम करे। तो उस रेजिस्टेंस को हमने मान लिया I, उस रेजिस्टेंस को मान लिया R इक्विवेलेंट। मींस इन तीन के इक्वल ही एक रेजिस्टेंस हमें लगाना है, उसका हमने क्या मान लिया R इक्विवेलेंट।
तो यहां से बेटा क्या आएगा, आई आर वन, आई आर टू, आई आर थ्री, आई कैंसिल हो जाएगा, तो आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। मीन्स आपको सीधा सा ध्यान रखना है, सीरीज सी मतलब सीधा, मतलब सीरीज में हमें सीधे रेजिस्टेंस को जोड़ देना है डायरेक्ट R1, R2 और R3 की, तो जो वैल्यू आएगी वही हमारा कॉम्बिनेशन का नेट रेजिस्टेंस है। यहां पर एक और बेटा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है। अभी देखो, अगर मैं ये कह दूं कि ये हमारे पास वायर है, इसका रेजिस्टेंस 1 ओम है, इसका रेजिस्टेंस 100 ओम है और इसका रेजिस्टेंस 1000 ओम है, तो जो नेट रेजिस्टेंस आएगा इक्विवेलेंट वो क्या आएगा, 1101। मींस जो नेट रेजिस्टेंस है वो लार्ज से भी लार्जेस्ट है। मींस इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आएगा ऑलवेज विल बी लार्जेस्ट देन लार्ज रेजिस्टेंस। जो हमने इन तीनों में जो हमने सबसे बड़ा लगाया उससे भी बड़ा आएगा नेट रेजिस्टेंस हमेशा। तो ये हमें सीरीज कॉम्बिनेशन में बात ध्यान रखनी है। अब हम चलते हैं पैरेलल की तरफ। पैरेलल की तरफ हमें एक बात मालूम है कि जो हमने वोल्टेज लगाया है वो हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम है। अब रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर वोल्टेज सेम है, अगर मैं ये कहूं कि इस बैटरी से आई करंट फ्लो कर रहा है, तो क्या बेटा यहां पर आई जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि यहां कुछ और करंट जाएगा, यहां कुछ और करंट जाएगा, यहां कुछ और करंट जाएगा। और हम ये कह सकते हैं कि जो नेट आई है वो क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3। इस बात को ऐसे समझो, अगर एक सेकंड के लिए मैं मान लेता हूं ये रेजिस्टेंस 1 ओम है, ये रेजिस्टेंस 10 ओम है और ये रेजिस्टेंस 100 ओम है, ठीक है। अब एक चीज देखो, 1 ओम रेजिस्टेंस मींस अपोजिशन कम है, 10 ओम रेजिस्टेंस मींस अपोजिशन ज्यादा है और 100 ओम है मींस अपोजिशन और ज्यादा है। तो जहां अपोजिशन ज्यादा होगा क्या मैक्सिमम करंट वहां से जाएगा? नहीं, करंट कोई पागल थोड़ी है। जहां से हमें आसान रास्ता मिलेगा हम भी तो वहीं से जाते हैं, तो करंट को जो रास्ता आसान मिलेगा वो करंट वहीं से जाएगा। एक चीज और ध्यान रख लो, करंट ऑलवेज फॉलो लेस रेजिस्टिव पाथ। करंट हमेशा उस रास्ते से जाना चाहेगा जहां पर रेजिस्टेंस कम है। अब यहां पर रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा रेजिस्टेंस कम, मल्टीप्लाई फिर से क्या आएगी, वही। यहां पे करंट इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा, कम, रेजिस्टेंस ज्यादा, मींस यहां पर I1 R1 I2 R2 I3 R3 R1 R2 R3। अगर हम इस ऑर्डर में बात करें तो क्या है, वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, तो करंट हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज। नेट वोल्टेज हमेशा क्या रहेगा, वही रहेगा। या ऐसे कर लो, 10 एम्पियर करंट है तो यहाँ 5 गया होगा, 3 गया होगा, 2 गया होगा, नेट फिर भी क्या रहेगा, 5। तो आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, V बाई आर इक्विवेलेंट। अगर इन तीन रेजिस्टेंस को मैं हटा के यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा दूं, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू में आर इक्विवेलेंट कहूं, तो आई क्या आएगा, V बाई आर इक्विवेलेंट। पहले में V बाई में R1, V बाई में R2, V बाई में R3, V कैंसिल कर दो बेटा। तो यहां से 1 बाई आर इक्विवेलेंट क्या आ गया हमारे पास, 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3। मीन्स जब भी रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो हमें एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी है, जब भी रेजिस्टेंस पैरेलल में हो रेजिस्टेंस को उल्टा करके ऐड करना है, और जब भी रेजिस्टेंस सीरीज में हो तो रेजिस्टेंस को सीधा ऐड करना है, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने यहां पर लिखा था, इस केस में क्या हो जाएगा, एक रेजिस्टेंस बेटा हमने माना 1 ओम, 10 ओम, 100 ओम। अगर हम यहां पर इनकी वैल्यूज रखें, तो क्या आएगा, 1 बाई आर, 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 100, 1 बाई 1 1, 0.1, 0.01। अगर बेटा हम इन सबको ऐड करें तो 1 बाई आर हमारे पास क्या है, 1.11। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 111 बाई में 100। अगर हम आर निकालें तो क्या आएगा, 100 बाई में 111 मीन्स लेस देन। तो पैरेलल में आपको ये ध्यान रखनी है, जो इन तीन रेजिस्टेंस है, कितने भी रेजिस्टेंस हो, अगर हम सबका रिजल्टेंट निकालेंगे तो जो स्मॉल है उससे भी स्मॉलर आएगा। मीन्स
जो रेजिस्टेंस सबसे कम है उससे भी रेजिस्टेंस कम आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जब भी हम रिजल्टेंट या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करेंगे। तो ये बेटा आपको ध्यान रखना है सीरीज और पैरेलल में, इससे आपके सारे न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएंगे। कुछ प्रॉब्लम लगे तो आपको सिर्फ एक और चीज ध्यान रखनी है, जहां पर करंट सेम है वो सीरीज में है, जहां पर वोल्टेज सेम है वो रेजिस्टेंस पैरेलल में, इससे आपके सारे न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, एक दो न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एक दो न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं, सिंपल नहीं कर रहे बेटा, थोड़े से मुश्किल कर रहे हैं। ठीक है, जिससे आपको ध्यान रहे। सिंपल तो आप बुक से कर ही लोगे, थोड़ा सा मुश्किल करते हैं। मुश्किल कुछ नहीं होता फिजिक्स में। जैसे अभी मैं बात करूं, हम बात करें हमारे पास तीन रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस R1 है, या ऐसा कहते हैं 2 ओम है, सेकंड रेजिस्टेंस 3 ओम है, ये रेजिस्टेंस 4 ओम है, और ये रेजिस्टेंस 5 ओम। ठीक है, ये हमारे पास कुछ रेजिस्टेंसेस है, और ये पॉइंट हमारे पास A है, ये पॉइंट B है। अगर हम कहें कि इनका नेट रेजिस्टेंस, ये बेटा किसमें है, सीरीज में है, 2 + 3 5, 4 9 और 5 14 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। अगर हम ये कहें, अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं, ये लगा दूं ऐसे यहां से, ठीक है, और अब मैं कहूं कि A और B के बीच का रेजिस्टेंस निकालो, तो एक चीज बेटा ध्यान रखनी है, करंट यहां से जाएगा या यहां से जाएगा, करंट ऑलवेज फॉलो लेस रेजिस्टिव पाथ। तो करंट बेटा यहां से निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लेते हैं VA, तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल क्या आएगा, VA। क्या इन दोनों पोटेंशियल में कोई पोटेंशियल डिफरेंस है? जब तक हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। मतलब यहां से हाई लो है ही नहीं, दोनों VA है, तो बेटा इनसे करंट जाएगा ही नहीं, तो करंट यहां से चला जाएगा, और रेजिस्टेंस हमारा क्या जाएगा, 9 ओम। तो इस तरीके से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग या थोड़ा सा कंसेप्चुअल चेकअप आपसे CBSE बोर्ड में पूछा जाएगा। ठीक है, एक और बनाते हैं, ये 3 ओम है, ये भी 3 ओम है, और ये भी हमारे पास 3 ओम है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। अगर मैं ऐसा कर दूं, ये हमने कर दिया, अब बताओ कि ये रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस क्या आएगा, A और B पॉइंट के बीच का नेट रेजिस्टेंस। तो बेटा ये आपको, आपके माइंड में ये है कि ये सीरीज में है, लेकिन सीरीज में कौन होता है जिसमें से करंट सेम जाए, पैरेलल में कौन होता है जिसमें से वोल्टेज सेम जाए? क्या इन तीनों में करंट सेम जाएगा? नहीं जाएगा। ऐसे समझो इस बात को, यहां पर मैं वोल्टेज मान लेता हूं VA है, यहां वोल्टेज मान लेता हूं बेटा VB है, तो यहां VA है तो यहां भी क्या आएगा, VA, यहां VB है तो यहां भी क्या आएगा, VB। अब इस 3 ओम के अक्रॉस वोल्टेज क्या है, VAVB, 3 अक्रॉस के VAVB, 3 अक्रॉस VAVB, मींस हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज सेम है, और वोल्टेज सेम है तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो हम उल्टा करके ऐड करेंगे, तो 1/R क्या आएगा, 1/3 + 1/3 + 1/3, 1/R = 1, तो R क्या आएगा, 1 ओम। तो इस तरीके से आपको थोड़े से जो मुश्किल लगे वो क्वेश्चन ट्राई करने, बेटा सिंपल क्वेश्चन आप आराम से कर दोगे। ठीक है, अब रेजिस्टेंस से रिलेटेड इतना मार कर क्या, चलो अब जो दूसरी टाइप के न्यूमेरिकल हैं वो रेजिस्टेंस से रिलेटेड, वो हम सोल्व करते हैं। ठीक है, अब जो हम सोल्व कर रहे हैं वो क्या है, सेकंड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल रिलेटेड टू रेजिस्टेंस। अब हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास एक वायर है बेटा, ये हमारे पास एक वायर है, L लेंथ है, A एरिया है, और R रेजिस्टेंस गिवन है। अब हम इसको स्ट्रेच कर रहे हैं, वायर को हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, और वायर को स्ट्रेच करेंगे तो अब बताओ क्या होगा। अब कुछ बच्चे गलती करेंगे कि मैं ये कह रहा हूं कि हमने वायर को स्ट्रेच करके
लेंथ को डबल कर दिया, लेंथ को डबल कर दिया, तो एल डैश क्या हो गया 2L। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, रो एल बाई ए। लेंथ कभी चेंज होती नहीं है, अगर हमने लेंथ को डबल किया है तो कुछ बच्चे ये कह देंगे कि रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो गया डबल। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, मान लो ये वायर है, अगर आप इसको एक साइड से पकड़ के खींचोगे, फोर्स लगाओगे, ये वायर है, अगर आप इसको खींचोगे तो क्या होगा, क्या होगा, क्या ये वायर पतला नहीं होगा, होगा। मींस अगर हम वायर को इसको स्ट्रेच करें, लेंथ बेटा अगर हमने डबल कर दी तो ये बहुत पतला हो जाएगा। एल डैश हमने 2L कर दिया तो एरिया भी ए डैश होगा, एरिया अब वो नहीं है जो पहले था सिंपली। तो हमें क्या चीज देखना है, क्या चीज कभी चेंज नहीं होती, इन दोनों केस में एक चीज कॉमन है बेटा जो चेंज नहीं हो रही, वो क्या है, वॉल्यूम। वो क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होता, चाहे आप स्ट्रेच करो चाहे आप कंप्रेस करो। तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, तो हम ये कहते हैं वॉल्यूम पहले और वॉल्यूम बाद में क्या रहेगा, सेम। तो पहले वॉल्यूम क्या है बेटा, ए इंटू एल, बाद में वॉल्यूम क्या है, ए डैश एल डैश। अब हमें एल डैश की तो वैल्यू पता है 2L, ए डैश की हमें नहीं पता, तो यहां से बेटा ए डैश की वैल्यू क्या आ गई, ए बाई में 2। तो ये चीज है जो आपके सारे न्यूमेरिकल सोल्व करवाएगी कि वायर का स्ट्रेच कर रहे हैं तो वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होगा, और अगर हम लेंथ बढ़ा रहे हैं, जैसे हमने इस केस में लेंथ को डबल किया तो एरिया क्या हो गया आधा। अगर हम लेंथ को कंप्रेस करते, लेंथ हाफ करते, तो एरिया क्या हो जाता डबल। तो आपको इस फॉर्मूले का ध्यान रखना है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल दो, आर हमारे पास क्या था, रो एल ए। क्या हमने वायर चेंज किया है, वायर चेंज नहीं किया, तो रो का तो रो रहेगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी मटेरियल पर डिपेंड करती है, और जब तक हम मटेरियल चेंज नहीं कर रहे रो चेंज नहीं होगा। तो एल डैश बाई ए डैश, रो एल डैश हमारा क्या था बेटा 2L, और एरिया हमारा क्या है ए बाई में 2, तो क्या हो गया 4 रो एल ए, और रो एल ए हमारा क्या है पहले रेजिस्टेंस, तो 4R। तो जो नया रेजिस्टेंस है वो क्या है 4R। तो ऐसे आपको सोल्व करना है। इसकी हम एक ट्रिक भी डिस्कस करेंगे, अगर एमसीक्यू आता है तो आपको डायरेक्ट उस ट्रिक से कर देना है, ठीक है। लेंथ का हो एरिया का हो, आप इस तरीके से इस प्रोसेस से आसानी से सोल्व कर लोगे। अब एक और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर हम कह दें कि हमने रेडियस डबल कर दी, बेटा रेडियस डबल करेंगे तो एरिया क्या होता है, एरिया पहले पाई आर स्क्वायर था, एरिया डबल करेंगे मींस पाई 2R का स्क्वायर, तो क्या हो गया 4R स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर मींस ए डैश क्या हो गया 4 टाइम्स। अगर एरिया 4 गुना इंक्रीज हुआ है तब आप यहां आओगे फिर वापस इस स्टेप पर और लेंथ निकालोगे। तो रेडियस कभी डबल हो रही है तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि रेडियस के चेंज होने से एरिया चेंज होता है, और एरिया की वैल्यू हम वहां से निकाल लेंगे, एरिया कितने गुना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, तो फिर हम नई लेंथ निकाल लेंगे और फिर वापस इस फॉर्मूले में। अगर हम यहां से करेंगे बेटा तो हमारे पास जो लेंथ आएगी वो आएगी L बाई 4, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो रेजिस्टेंस क्या आएगा यहां से, रो L बाई 4 इंटू 4A, रेजिस्टेंस क्या आएगा रो एल ए बाई 16, रेजिस्टेंस क्या हो गया R का 16। इस तरीके से आपको बेटा प्रोसेस पे फोकस करना है, रटना नहीं है, ठीक है। अब हम बात करें उस ट्रिक की, तो वो ट्रिक है हमारी, जब भी वायर को स्ट्रेच करेंगे तो रेजिस्टेंस है वो n स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज या डिक्रीज होगा, कितना टाइम्स, n स्क्वायर टाइम्स। अब हम बात कर रहे हैं हमने लेंथ को डबल किया, डबल मतलब 2, तो 2 का क्या आएगा 4, मतलब 4 गुना रेजिस्टेंस चेंज होगा। अब आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, R का फॉर्मूला क्या है, रो L बाई ए, 4 गुना चेंज हो रहा है लेकिन लेंथ क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मींस 4 गुना इंक्रीज हो रहा है, 4 गुना इंक्रीज हो रहा है। अगर यही मैं कहता कि एरिया डबल किया है, एरिया डबल हम करें बेटा तो हमने चेंज क्या किया है डबल मींस ट्वाइस, तो 4 टाइम्स, लेकिन एरिया रेजिस्टेंस क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। अगर रेडियस का हो तो आप क्या करोगे
4 टाइम हो जाएगा यहाँ पर n की पावर 4। जैसे हमने वहां पर किया था रेडियस डबल मीन्स 2 की पावर 4, तो क्या आ गया 16। और रेडियस डबल की तो एरिया क्या हुआ, एरिया 4 गुना, और एरिया उसके क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स 16 गुना डिक्रीज हो जाएगा। तो ये है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर एमसीक्यू में आए तो आपको डायरेक्ट ट्रिक से ये ट्रिक ध्यान रखनी है, ये नहीं रखनी क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। ये ध्यान रखोगे तो ये किसके लिए है, लेंथ और एरिया के लिए। और रेडियस में अगर है तो आप पहले एरिया निकाल दो, फिर उसके बाद इस फॉर्मूले पर काम कर लो। ठीक है, तो ये थे बेटे हमारे पास किस टाइप से न्यूमेरिकल बहुत बार, और ये वाला तो कॉन्टिन्यूसली बेटा कंपटीशन में भी पूछा जा रहा है। अगर वो ये बात ना कहे कि हमने स्ट्रेच नहीं किया, मतलब हमने स्ट्रेच नहीं किया, मैन्युफैक्चरिंग से लेंथ डबल की है, तब आप आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो वहां से कर दोगे। एरिया कब चेंज होगा, जब हम स्ट्रेच या कंप्रेस करेंगे तब जाके। ठीक है, अब कुछ बातें और हैं रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस के बारे में अब एक चीज बताओ, कंडक्टर है हमारे पास, कंडक्टर है, अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ता है, मींस टेम्परेचर इफेक्ट। अब एक चीज देखो, एक कंडक्टर बना देते हैं, ये हमारे पास एक कंडक्टर है और इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कहते हैं बहुत सारे एटम्स हैं। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एटम्स क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, ऑक्सीलेट करेंगे। तो ऑक्सीलेशन भी क्या होगा, इंक्रीज। अब ऑक्सीलेशन इंक्रीज होगा तो कोलिजन क्या होंगे, इंक्रीज। और कोलिजन अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज। मींस रेजिस्टेंस कंडक्टर के केस में अगर हम बेटा टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन टेम्परेचर 0 है तो रेजिस्टेंस 0 नहीं है, तो हम यहां से ग्राफ ना स्टार्ट करके यहां से ग्राफ स्टार्ट करें। मींस आपको ध्यान रखना है, जब भी कंडक्टर की बात कर रहे हैं टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसके अंदर यहां पर क्या प्रेजेंट है बेटा, एटम्स प्रेजेंट है, और एटम्स वाइब्रेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का कोलिजन और ज्यादा होगा, अपोजिशन और ज्यादा होगा। क्लियर, ठीक है। एक है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर है बेटा सेमी, बीच का, कंडक्टर और इंसुलेटर, मींस ना इंसुलेटर है ना कंडक्टर, लेकिन किसी कंडीशंस में ये कंडक्ट करता है। मींस इसके अंदर आपको डीप में नहीं जाना, टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करें तो ये पहले इंसुलेटर है, 0 केल्विन के ऊपर सेमीकंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, और फ्री होंगे तो मूव करेंगे, करंट बढ़ेगा, मींस कंडक्शन बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करें तो रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, किसमें, सेमीकंडक्टर। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये था बेटा दिस इज ऑल अबाउट रेजिस्टेंस। आई होप आपको एक कंसेप्चुअल क्लियरिटी आई होगी कि रेजिस्टेंस क्या है, और जो न्यूमेरिकल पर फोकस करें वो न्यूमेरिकल पर आपको कैसे फोकस करना है, कैसे आपको न्यूमेरिकल टारगेट करने। ओके, आई होप बेटा आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो अगर आपको बेटा अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, कीप शेयरिंग, कीप स्माइलिंग। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।